हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो जुड़ी हुई है उन दो देशों के बारे में जो कि इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। वो देश हैं अमेरिका और रशिया। अब ये दोनों देश दोस्त बनने जा रहे हैं, मित्र बनने जा रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो किसको होगी? वो यूक्रेन को होगी। तो चलिए अब इस न्यूज़ के बारे में बढ़िया से समझते हैं क्योंकि हमारे प्रीलिम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकती है और वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले न्यूज़ की अगर मैं बात करूं कि भाई न्यूज़ क्या है, चर्चा में क्यों है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने क्या कह दिया है भाई? ट्रंप ने ये कहा है कि हम रशिया को, किसको? रूस को दोबारा से G7 में एंट्री देना चाहते हैं और हमें अच्छा लगेगा अगर रशिया दोबारा से G7 कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर G7 से क्या हो जाएंगे? ये अब G8 हो जाएंगे। तो अब G8 हो जाएंगे तो G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं अभी के टाइम में? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अब यहां पे ये भी बात आपको जाननी होगी कि पहले रशिया इसका मेंबर था जब इसे हम G8 कहा करते थे, लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया पर जब उसने कैप्चरिंग कर ली, उसका कैप्चर कर लिया, तो इसे 2014 में बाहर कर दिया गया था। तो ये चीज़ें सारी जाननी होंगी आपको। तो न्यूज़ पता चल गई आपको। यहाँ पे न्यूज़ आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई राष्ट्रपति जो अमेरिका के, उन्होंने क्लियर कहा है कि हम चाहते हैं कि रशिया फिर से किस में ज्वाइन करे? G7 कंट्रीज़ के समूह को ज्वाइन करे। अब यहाँ पर आपको ये बात देखनी होगी कि जो ये तीनों प्रमुख दिखाई दे रहे हैं अपने अपने देश के बीच में, आपको ट्रंप महोदय दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पुतिन महोदय दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों की अगर दोस्ती बढ़ती है तो भाई सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होने वाली है? यूक्रेन को होने वाली है, जेलेंस्की साहब को होने वाली है। क्यों? क्योंकि नाटो की चाहत रखने वाले व्यक्ति को अब अमेरिका ने क्लियर कह दिया है कि भाई अभी तो आपको नाटो में एंट्री नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? तो ये जब स्टेटमेंट आई कि यूक्रेन को अभी नाटो में एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसके बाद जेलेंस्की महोदय ने भी अपने स्टेटमेंट जारी किए और वो क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई इन दोनों की ठीक है, फ्रेंडशिप हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन यूक्रेन इस जो बातचीत है, ये जो इन दोनों के बीच में समझौते हो रहे हैं, उसको नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि भाई हम यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी भी समझौते को यूक्रेन तब तक नहीं स्वीकार करेगा जब तक कि उसमें खुद यूक्रेन की भागीदारी नहीं होगी। ये स्टेटमेंट क्लियर कर देता हूं, किसके हैं? जेलेंस्की महोदय के हैं, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये समझौता रूस और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत बनकर ना रह जाए। हम ये हरगिज नहीं कबूल करेंगे कि ये सब कुछ पुतिन की योजना के हिसाब से हो। इनका ये भी कहना है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सीधे सीधे किसके कहने पे हो रही हैं? पुतिन के कहने पे हो रही हैं, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। तो ये इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए अभी तैयार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कहा कि युद्ध को लेकर अगर समझौते की बात होती है तो उसमें यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय भागीदार भी शामिल होंगे, ये ज़रूरी है। उन्होंने यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की भागीदारी पर भी बात करी कि भाई हम लोगों को भी इसमें ज्वाइन कराएं आप, तब जाके हम लोग बातचीत के लिए तैयार होंगे। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट किसके हैं? जेलेंस्की साहब के हैं। क्लियर है ये बात? ये यूक्रेन के प्रमुख के द्वारा स्टेटमेंट दिए गए कि भाई आप दोनों जो बात कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की बातें होंगी, लेकिन यूक्रेन इन सबको नहीं मानेगा। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ें तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि भाई जिस G7 की बात कर रहे हैं वो सबसे पहले G7 नहीं हुआ करता था, वो G6 हुआ करता था। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये जो कंफ्यूजन होता है बड़ा अटपटा सा लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये
G6 कंट्रीज हुआ करते थे। इसका स्टार्टिंग G6 के नाम से की जाती है और इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? इसकी फॉर्मेशन हुई है 1975। कब हुई है भाई? 1975, 1975 में। इसमें तब 6 देश शामिल हुआ करते थे। अब वो 6 देश कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। एक है आपका फ्रांस, एक है आपका जर्मनी, एक है आपका इटली, एक है आपका यूएसए, एक है आपका यूके यूनाइटेड किंगडम और एक है आपका जापान। ये कितने देश हुए? ये 6 देश हुए और यही 6 देश इसके फाउंडर मेंबर थे। क्या थे? इसके फाउंडर मेंबर्स थे और ये हमें याद रखना है कि ये 1975 में बना था ग्रुप। क्लियर है ये चीज? अब इस ग्रुप के बनने का सबसे बड़ा जो एम था वो था इन सारे देशों को आर्थिक मजबूती देना। क्या देना? आर्थिक मजबूती देना। क्लियर है ये बात? तो एक दूसरे को इकोनॉमिकली क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं ये 6 देश। लेकिन बाद में अगले साल ही कब? 1976 में एक देश की नई एंट्री हुई और ये बन गया 1976 में क्या? G7 कंट्रीज। क्लियर? 1976 में क्या बन गया? G7 बन गया और इसमें नया देश कौन जुड़ा? इसमें नया देश जुड़ा कनाडा। तो 7वां देश जो इसमें जुड़ा था 1976 में जुड़ा था और उसका नाम क्या था? उसका नाम था कनाडा। ये नया कंट्री जुड़ा था। अब इससे आगे एक और देश जुड़ा जिसका नाम था रशिया। क्या नाम था उसका? रशिया। और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये 8वां देश जुड़ा था और इसी के बाद इसका नाम क्या हो गया था? G8 कंट्रीज हो गया था, G8 ग्रुप हो गया था। अब यहां से ये समझना होगा कि रशिया कब जुड़ा था। तो रशिया जुड़ा था 1997 में। कब जुड़ा था भाई? 1997 में रशिया जुड़ा था और इसका नाम G7 से G8 कंट्रीज हो गया था। लेकिन बाद में रशिया ने जब यूक्रेन के क्रीमिया पर कंट्रोल किया तो उसके बाद 2014 में, कब? 2014 में इसे G8 ग्रुप से हटाकर बाहर कर दिया गया और इसका नाम फिर से क्या हो गया? G7 हो गया। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है G6 का G7 बनना और फिर G7 से G8 बनना और G8 से फिर से G7 बनना। तो आपको ये याद रखना है कि G6 था, फिर G7 था, फिर उसके बाद G8 हुआ, देन अगेन G7 हुआ और अब फिर से बात चल रही है कि इसे G8 बनाया जाए। क्लियर है ये बात? तो G7 कब हुआ है? 2014 में हुआ है। G8 कब हुआ है? 1997 में हुआ है। ये 1976 में हुआ है और ये 1975 में इसकी स्टार्टिंग हुई है। अगर मैं यहीं पे बात करूं कि ये जो कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपको ये समझना होगा कि भाई वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं और उसको हमें अच्छे से याद भी कर लेना होगा कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़ती है। तो चलिए इनकी लोकेशन याद करते हैं और इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यूएसए, ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। कनाडा, ये भी नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो नॉर्थ अमेरिका के कितने देश हो गए? 2 देश हो गए। फिर उसके बाद यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये कितने देश हुए? ये 4 देश हुए। कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। क्लियर? उसके बाद रशिया, ये एक कंट्री है और कहाँ का है? ये आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। ठीक है? ये G8 की बात बता रहा हूं अभी। ठीक? तो अभी इसको हम बाहर ही रख रहे हैं तो इसको अलग रखेंगे। ठीक है? इसको एकदम अलग मानिएगा। और एक आपका जापान, ये भी एशिया का ही कंट्री है। तो एशिया का अभी G7 में एशिया का एक कंट्री, 4 आपके यूरोप के हैं और 2 आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो हो जाते हैं 7। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर G8 भी बना दें तो G8 अगर बनेगा तो 2 कंट्री कहाँ के हो जाएंगे? हमारे एशिया के हो जाएंगे। ये सीन रहा हमारा पूरा G8 कंट्रीज का, G7 कंट्रीज का। क्लियर है? अब यहां से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई जो समिट्स होती हैं G7 की, वो 2023 में कहां हुई थी, 2024 में कहां हुई थी और 2025 में
कहाँ होगी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपके पास सारी डिटेल्स है। आपकी 2023 में जापान में हुई थी, 2024 में इटली में हुई थी जहां मोदी जी भी गए थे, और 2025 में ये कनाडा में होगी। क्लियर है ये बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब लास्ट में देखते हैं कि क्या ये भारत के लिए यूजफुल है, ये ग्रुप भारत के लिए कुछ मददगार है। तो बिल्कुल है। अगर हम भारत की बात करें तो इस ग्रुप से काफ़ी फंडिंग, काफ़ी मदद मिल सकती है, व्यापार बढ़ाया जा सकता है, ट्रेड बढ़ाया जा सकता है, हमें मजबूती मिलती है, हमें बहुत तरीके से अगर हम देखें, अगर ग्लोबली हमको बढ़ना है तो इन देशों के साथ हमारा समन्वय बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो चलिए, अब लास्ट में मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि G7 का फाउंडर मेंबर्स कौन कौन देश थे और G7 का गठन कब किया गया था। बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।